दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे ओड टू इवनिंग। ओड टू इवनिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। बाकी हम ओड टू इवनिंग का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे आज। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करूँगा, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन सिर्फ गाइडेंस के लिए आपके, कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये कंप्लीट आंसर नहीं होगा, मैं कंप्लीट आंसर आपको लिखवाऊंगा भी नहीं। रीजन है इसका, एकदम स्पून फीडिंग नहीं करनी है। आप कभी इंग्लिश लिटरेचर समझ ही नहीं पाओगे अगर मैं एकदम एक एक वर्ड, एक एक लाइन लिख के आपको दूंगा। तो मैं इतना दे रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत सही है गाइडेंस के रूप में। और इसमें आप थोड़ा ऐड करें अपनी तरफ से। मैं जैसे शॉर्ट में पॉइंट लिख देता हूँ, लाइक ये इतना से लिख दिया मैंने, नेचुरल ब्यूटी ऑफ इवनिंग, सेटिंग सन, साउंड्स ऑफ बैट, बीटल्स। तो ये सब गाइडेंस देने के लिए कि आप इनको एक्सपेंड कर दीजिए। आपको समझा दिया, इनको एक्सपेंड कर दीजिए, इतना बहुत होता है। क्योंकि जब आप मतलब एक तरह से, क्योंकि आपको पोएम मैंने समझा दिया, उसका अर्थ बता दिया है, तो अब आपकी भी ये जिम्मेदारी है एज ए स्टूडेंट कि आप इसको एक्सपेंड करें। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि सर आप कंप्लीट आंसर दीजिए ना, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। तो वो सही बात नहीं है। मैं आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट आंसर दे रहा हूँ, आपको बस थोड़ा ही एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अबाउट द पोएम। कोई वैसा नहीं है फास्ट एंड मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस तरह का कोई। आपको इसका लिखना पड़ेगा, लाइक अबाउट द पोएम ही शुरू करें। कुछ लोग होते हैं जो अबाउट द पोइट से भी शुरू कर लेते हैं, फिर अबाउट द पोएम पे भी आ जाते हैं, है ना। तो इसमें कई आज मैं चीज बताऊंगा कि आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं अबाउट द पोएम से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, और जनरली मैं इसी से करता हूँ। तो ये जो ओड है ये विलियम कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है ना। और सीधी सी बात है, ये उसकी जो बाकी ओड्स थी ना, उनके साथ में लिखी गई थी। मतलब उन्होंने ओड्स का पूरा एक कलेक्शन निकाला था 1747 में, 46-47 में। तो हुआ क्या था कि ये कलेक्शन इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इस चक्कर में कॉलिंस बहुत ज्यादा एक तरह से निराश हो गए और एक तरह से डिप्रेशन में चले गए अपनी जिंदगी। मतलब पूरी लाइफ भर, बाकी बची हुई जो जिंदगी थी ना, वो वैसे ज्यादा जिए भी नहीं। फिर उसके बाद में वो 12-13 साल में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो अपने जो रेस्ट ऑफ द लाइफ में पूरा डिप्रेशन में रहे। क्योंकि इनका ये एक तरह से कह सकते हैं, वो ये कारण बन गया एक तरह से। ये जो इनका जो ओड्स का कलेक्शन था, ये पॉपुलर नहीं हुआ, मार्केट में चला नहीं। तो देखिए ये जो पोएम है, ये जो ओड है, ओड टू इवनिंग, ये भी मतलब ये बेसिकली उसी कलेक्शन का हिस्सा है। और इसमें इवनिंग सीन्स, है ना, इवनिंग सीन मतलब इवनिंग में किस तरह नज़ारे होते हैं, साथ में अलग अलग ऋतुओं, अलग अलग सीजन्स में इवनिंग कैसी होती है, ये सब राइटर ने बताया। और राइटर ने स्पेशली इवनिंग की बहुत प्रशंसा करी है। तो इन चीजों को बताया गया, एक तरह से एक आउटलाइन दे दिया हमने पोएम के बारे में, है ना, ठीक है। थीम्स कौन कौन सी है पोएम में, तो मैंने शॉर्ट में बताया, बिल्कुल शॉर्ट में बताया आपको कि नेचुरल ब्यूटी ऑफ इवनिंग। पहली बात तो इवनिंग की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो राइटर ने बिल्कुल ढंग से बताई है। जैसे कि सूरज छिपते वक्त किस तरह का नजारा होता है, रात इवनिंग हो रही है, अंधेरा होने लगा है, तो बैट्स कैसी आवाजें निकाल रहे हैं, बीटल्स क्या कर रहे हैं, है ना, लोग क्या कर रहे हैं, उस तरह की चीजें होती है इवनिंग में। तो आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देना। मैंने बेसिक आउटलाइन बता दी कि इनके बारे में लिखना है आपको, अब आपको हल्का सा एक्सपेंड ही करना है इसको बस। तो इवनिंग, दूसरी थीम बोल सकते हैं इवनिंग के वेरियस फॉर्म्स। उन्होंने इवनिंग के अलग अलग फॉर्म बताया, मतलब इवनिंग को अलग अलग फॉर्म में दिखाया एक तरह से। कैसे, कभी वो इवनिंग को एड्रेस करते हैं एक देवी की तरह, गॉडेस की तरह, कभी वो एक निम्फ, एक जलपरी की तरह, और कभी वो एक मेड, एक कुंवारी कन्या की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये भी एक थीम है कि इवनिंग को वो अलग अलग रूपों में एड्रेस कर रहे हैं। फिर हम इवनिंग को वेरियस सीजन्स, बिल्कुल लास्ट का जो स्टेंजा है, लास्ट का स्टेंजा मतलब लास्ट की 10-12 लाइन मान लो आप, वो इवनिंग के मतलब जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं ना साल में, उसमें इवनिंग कैसे कैसे नजर आती है। मतलब सर्दियों में कैसी होती है, बारिश के दिनों में, स्प्रिंग में एंड ऑटम में, इस तरह से डिफरेंट सीजन्स में इवनिंग किस तरह की होती है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो ये भी इसकी थीम हो गई। तो आप ये 3 थीम लिख दो, ये बहुत है, ठीक है। इन्हीं को एक्सपेंड कर देना। फिगर ऑफ स्पीच, काफी सारी फिगर ऑफ स्पीच, जैसे एलिटरेशन तो हमारा सबसे कॉमन है, आपको इजीली समझ भी जाते होंगे कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का रिपीटिशन, जैसे शॉर्ट, श्रिल एंड श्रीक। शॉर्ट एस मतलब से और सौ। तो से क्या होता है, व्यंजन होता है ना, शॉर्ट, श्रिल, श्रीक। ये स्टार्ट में 10-11 लाइन निकल जाती है पोएम में, तब जाके आती है, आप देख लेना कहाँ पे है एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं। और ये लास्ट में आती है, रूडली रेंड्स रोब्स, दाई रोब्स। तो रे भी व्यंजन है, तो ये एलिट्रेशन यूज हो गया ना इनमें। फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट, आपको मैंने ढंग से समझाया कि ट्रांसफर्ड एपिथेट होती क्या है। जैसे कि
मॉडेस्ट ईयर। मतलब ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, एक तो नाउन या प्रोनाउन होता है, ये जैसे ईयर कान, और ये होता है एडजेक्टिव यानी मॉडेस्ट यानी कि विशेषण। परंतु ये जो विशेषण है ना, ये इस नाउन के लिए नहीं है, इस नाउन या प्रोनाउन के लिए नहीं है, ये किसी और नाउन प्रोनाउन के लिए इसके साथ में अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, परंतु इसके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। जैसे मॉडेस्ट ईयर, ये ईयर मॉडेस्ट नहीं होता है, मॉडेस्ट बिहेवियर है और वो किसका, इवनिंग का, ठीक है। ऐसे फोल्डिंग स्टार, स्टार फोल्डिंग नहीं है फोल्डिंग इवनिंग है, ये एडजेक्टिव इवनिंग के लिए ना कि स्टार के लिए, परंतु जुड़ा हुआ स्टार के साथ में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। इस एडजेक्टिव का मीनिंग इस नाउन या प्रोनाउन के लिए ना होके ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के लिए, इसलिए इनको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। मैंने आपको समझाया अभी पोएम के दौरान, ठीक है। तो एक ये इस्तेमाल हुई है। ऑक्सीमोरोन, बिल्कुल दो विपरीत शब्द साथ साथ में जोड़े के रूप में लिखे जाते हैं, विपरीत बिल्कुल। पेंसिव मतलब गंभीर दुखी मुद्रा, और प्लेजर यानी खुशनुमा मतलब खुश, तो पेंसिव प्लेजर्स में ऑक्सीमोरोन इस्तेमाल किया है। गुड बैड डे नाइट, ये सब ऑक्सीमोरोन है ना। मेटोनमी, ओटन स्टॉप। मेटोनमी में होता क्या है कि आप एक जनरली एक टर्म है, एक चीज है, उसको रिप्लेस कर देते हैं दूसरी चीज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और वो एक तरह से सिंबल होती है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि आपको राजा किंग नहीं लिखना है, तो किंग की जगह आप थ्रोन लिख देते हो, क्राउन लिख देते हो, है ना, क्राउन लिख देते हो या थ्रोन लिख देते हो, ठीक है। तो बोलते हैं क्राउन ने डिसाइड किया, मतलब राजा ने डिसाइड किया, तो क्राउन शब्द मेटोनमी हो गया किंग के लिए, है ना। उसी तरह से ओटन, बांसुरी के लिए, ओट की बनी होती है ना, इसलिए ओटन, तो बांसुरी के लिए ना ओटन इस्तेमाल किया, तो ये मेटोनमी हो गया। सिमिली तो बहुत इजी है, किसी की तुलना, किसी एक चीज की एक डिफरेंट चीज से तुलना की जाती है उनके गुणों की। तो लाइक दाई ओन सोलमन स्प्रिंग्स, इसमें लाइक जैसे की, तो यहाँ पर सिमिली हो गया। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देना। इवनिंग को इंसान की तरह ट्रीट किया गया है, कभी गॉडेस, कभी नेम्स, कभी मेड। इसी तरह सूरज को भी इंसान की तरह ट्रीट किया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया ना, मानवीकरण कर दिया। असोनेंस मतलब वॉवल्स का रिपीटेशन, और जनरली वर्ड के बीच में होता है, जनरली नॉट ऑलवेज, है ना। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मान के नहीं चलना कि भाई बीच में ही आएगा, सर ने बोल दिया, स्टार्टिंग में आ सकता है फर्स्ट वर्ड भी, परंतु जनरली बीच में आते हैं। जैसे ब्रीदिंग, ब्री, ई, मीकेस्ट, मी, ई, तो ये ई जो वॉवल है उसका रिपीटेशन हो रहा है लगातार, ठीक है, असोनेंस हो गया। अब इमेजरी में देखो, इमेजरी तो भरी पड़ी है इस पोएम में, एक्चुअली बहुत सारी इमेजेस हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं। जैसे कि जब सेटिंग सन, सूरज जब छिप रहा होता है, उसका कितना अच्छा पिक्चराइजेशन किया है, किस तरह से दिखाया है, मतलब बहुत ही सुंदर मैनर में कि सूरज छिप रहा है, सूरज में मतलब वेस्टर्न टेंट में जाके छुप गया है, ऊपर बादलों की स्कर्ट लटक रही है, उसका वेवी बेड है, मतलब एकदम मतलब कैसी पिक्चर क्रिएट की गई है ना, वही चीज, इसको इमेजरी बोलते हैं, इस तरह की चीज को ऐसे इमेज बनाना। तो और इवनिंग के सीन्स की बहुत बखूबी, बहुत अच्छी इमेज बताई गई है। साथ में आप देख सकते हो कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे शैडो इवनिंग, जब इवनिंग का टाइम खत्म हो रहा है, रात का टाइम आ रहा है, तो इवनिंग को ऐसे ही शैडो ही कार में बिठा के ले जा रहे हो, है ना, एक जैसे एक लेडी को ले जाते हैं, उस तरह से दिखाया है। तो इस तरह से पोएम में बहुत सारी इमेजेज है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हैज है, ठीक है, आई नहीं है, पोएम हैज मैनी सच इमेजेस, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक इरा के तो एलिमेंट्स हैं भाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कॉलिंस जो है ना, मैंने पोएम पढ़ते वक्त बताया था, कॉलिंस क्या है, ट्रांजिशन फेज का राइटर है। ट्रांजिशन फेज वो फेज होता है जो, मतलब वो फेज है जो ऑगस्टन एज के खत्म होने के बाद में और रोमांटिक एज के स्टार्ट बीच में, पहले इन दोनों एज के बीच का फेज ट्रांजिशन फेज है। इसमें कुछ फेमस राइटर्स हैं, कॉलिंस, कूपर, ग्रे, थॉमस ग्रे। तो ये जनरली इनकी राइटिंग्स में आपको ऑगस्टन एज के फीचर भी देखेंगे और रोमांटिक एज के भी। तो रोमांटिक इरा के फीचर्स विलियम कॉलिंस की इस पोएम में साफ साफ दिख रहे हैं, जैसे कि आपको नेचर के सीन्स दिखाई दे रहे हैं, सेंसुअसनेस नजर आ रही है, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, इमेजेस बहुत अच्छी दिखाई गई हैं। तो ये सब चीजें रोमांटिक एज के फीचर्स थे, ठीक है। मेलंकली टोन तो है भाई, दुख भरी टोन कई जगह है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो शाम का टाइम गंभीर अवस्था का टाइम होता है, कोई हंसी मजाक का नहीं, मतलब मॉर्निंग हमेशा हैप्पीनेस, बहुत खिलखिलाने वाले नेचर को रिप्रेजेंट करती है ना, खुशनुमा। इवनिंग का टाइम थोड़ा सैडनेस जैसा टाइम होता है, तो मेलंकली स्टेट आ जाता है बेसिकली। और वैसे भी दिन की डेथ हो रही है, डाइंग डे बोलते हैं, दिन की डेथ हो रही है, तो एक तरह से सिंबल बन जाता है वो दुख भरी चीज का, तो उसी को पोएट्स यूज कर लेते हैं। तो ये मेलंकली टोन तो है। रिलीजियस एलिमेंट्स, वैसे कोई डायरेक्टली रिलीजियस एलिमेंट नहीं है, बस हाँ इवनिंग को एज ए गॉडेस दिखाया गया है, उससे वो प्रार्थना कर रहा है कि वो उसकी हेल्प करे उसके खुद के सम्मान में एक गाना लिखने में, इवनिंग के सम्मान में गाना लिखने में वो पोएट की हेल्प करे, तो एक तरह से गॉडेस की तरह ट्रीट कर रहा है, उस तरह से जैसे प्रार्थना कर रहा हो ना इवनिंग से, वैसे जैसे देवी से प्रार्थना करते हैं उस तरह से कर रहा है, इसलिए रिलीजियस एलिमेंट एक पॉइंट इंक्लूड कर लिया, बट कोई जरूर नहीं कि आप इसे लिखें, है ना। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं, लाइक
यार आप बोलोगे सर ने तो जो सेंट्रल आइडिया का पॉइंट ही नहीं लिखवाया। कोई बात नहीं, सर ने नहीं लिखवाया तो आप लिख दो, कोई गलत तो है नहीं, बिल्कुल सही है। आप बीच में सेंट्रल आइडिया जोड़ सकते हो कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है ना। इवनिंग की मतलब इवनिंग के सीन्स को डिस्क्राइब किया गया है, इवनिंग को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया गया है, मतलब एक तरह से इवनिंग का बखान किया गया है। ओड में होता क्या है, देखो ओड क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया नहीं जब पढ़ाया था। ओड क्या होता है, ओड एक लॉन्ग पोएम होती है जिसमें जनरली एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होती है ना उसका बखान किया जाता है ना। ओड में जनरली एक नॉन लिविंग थिंग का बखान, उसका मतलब एक तरह से गुणगान किया जाता है। एक लंबी पोएम होती है, उस तरह की पोएम होती है ओड। तो बिल्कुल आप सेंट्रल आइडिया लिख दो, आप समरी भी लिख सकते हो, समरी का पॉइंट डाल दो, मैंने तो नहीं डाला, आप डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, सेंट्रल आइडिया डाल सकते हो, समरी डाल सकते हो, कोई वैसा नहीं है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सर ने जो पॉइंट लिखा है यही होंगे, बिल्कुल नहीं। आपको किसी राइटर के, किसी प्रोफेसर के या किसी फेमस राइटर ने कुछ इस पोएम के बारे में कुछ बोला है, आपको पॉइंट पता है तो आप एक क्रिटिकल नोट डाल दो, है ना, कोई वो नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। जस्ट आपको एक तरह से पोएम को एनालिसिस करना है ना, आपको उस तरह से उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। हम एनालिसिस तो कर रहे हैं कि पोएम में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुण है, क्या बुराइयां हैं, वो चीजें। अब जब बुराई की बात करें, मैंने दिखाई नहीं इसमें और मैं जनरली दिखाता भी नहीं हूं, पर अगर इस पोएम के स्पेसिफिकली देखें तो थोड़ा सा मतलब जो लैंग्वेज है ना वो इतनी इजी नहीं है। इट्स नॉट ए लेमन लैंग्वेज, काफी थोड़ी टफ लैंग्वेज है पोएम की, इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है कुछ जगह, मीनिंग्स क्लियर नहीं हो रही हैं, इट्स हार्ड टू मतलब एक्चुअली इंटरप्रेट, समझाना मुश्किल है। बाकी वैसा कोई खास नहीं है और जनरली क्या बोलते हैं पोएम तो सही है, परंतु मुझे जैसे बताया लैंग्वेज लेमन नहीं है, इतनी थोड़ी टफी लैंग्वेज है। तो ये अपनी बेसिकली सेंट्रल मतलब ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया है। इन पॉइंटों के इर्द गिर्द आप पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं, साथ में इसमें कुछ और पॉइंट भी जोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई वैसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पॉइंटों पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन कंप्लीट होगा। आप अपनी तरफ से सेंट्रल आइडिया लिख दो, समरी लिख दो, क्रिटिकल नोट्स लिख दो और भी चीज लिख सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।